हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से अपना इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके आ चुके होंगे। मराठी हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज के लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं हमारा कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट व्याकरण, जो कि आपके एग्जाम के अंदर फिक्स आता है 14 मार्क्स के लिए। सो ये जो 14 मार्क्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 14 मार्क्स हर एक बच्चे को डेफिनेटली मिल सकता है। इस पूरे लेक्चर को अगर आपने बढ़िया तरीके से देखा, पूरे एंड तक देखा और इसकी एक बार से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेटली मैं लिख के देती हूँ कि आपको ये मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने ग्रामर के एकदम छोटे से छोटे टॉपिक को कवर किया है और साथ ही साथ आप लोगों को ये पूरा नोट्स भी मिल रहा है। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं पीडीएफ भी आप लोगों को आज के आज सेंड करवाऊंगी। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। सो इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कंप्लीट ग्रामर, कंप्लीट व्याकरण। सो इसके अंदर आपको हर एक टॉपिक मतलब मीन्स जैसे मेन टॉपिक से लेकर सारे छोटे छोटे टॉपिक, सारे कुछ टॉपिक्स आप लोगों को पूछने वाले हैं। वो सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए ये पूरे लिस्ट के अंदर, ये पूरे पीडीएफ के अंदर बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। साथ ही साथ हम कुछ इसके अंदर एग्जाम्पल भी देखेंगे और डेफिनेशंस भी देखेंगे, तो आपको डेफिनेशन भी साथ साथ में लर्न हो जाएगा, विद एग्जाम्पल आप लोगों को लर्न हो जाएगा। बहुत सारे शॉर्टकट्स मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं जिसको आपको लर्न करके रखना है, माइंड में एकदम मस्त डाल के रखना है, बस याद करके रखना है उतनी चीजों को, आपको तुरंत ही ग्रामर में वो उतना मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो ग्रामर का मार्क्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ग्रामर के मार्क्स के अंदर आप लोगों का मार्क्स कट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें उसमें लेंदी आंसर्स नहीं लिखने हैं, हमें बस सिंपल लिखना है एक लाइन में आंसर, तो इसीलिए वो आपको पूरा मार्क्स मिल सकता है। इसीलिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर ग्रामर की पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप सभी ने स्ट्रेटजी लेक्चर देखा होगा जिसके अंदर हमने पेपर पैटर्न भी देखा है और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें किस किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी स्ट्रेटजीज मैंने उस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वहां पर देख लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर का सबसे पहला टॉपिक है हमारा संधि। क्या होता है संधि बच्चों? आपने कभी भी कोई नाम सुना है? आपने सब बोलोगे यस मैम, जरूर से सुना है, हमने आराम से इतने सारे नाम ही नाम हम सुनते ही जा रहे हैं, हमारे भी नाम है ना। सो हम हमेशा नाम सुनते हैं, हम हमेशा बहुत सारे मल्टीपल वर्ड्स को सुनते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि ये जो सारे वर्ड्स है, ये जो जुड़े हुए वर्ड्स है, एक दूसरे से जुड़ाव जो है उनका, वो किस तरह से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो स्वर आपस में क्या करते हैं, जब दो स्वर या व्यंजन आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं। ठीक है, और ये जो संधि होता है इसके कितने टाइप्स होते हैं बच्चों? इसका संधि का टाइप होता है, साथ में मुझे बोलना है, ठीक है, मेरे साथ में बोलना है। संधि के कितने टाइप्स होते हैं? संधि के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप क्या होता है? स्वर संधि। क्या होता है बच्चों? साथ में बोलो, क्या होता है? स्वर संधि। सेकेंड क्या होता है? व्यंजन संधि। क्या होता है बच्चों? व्यंजन संधि। थर्ड क्या होता है? विसर्ग संधि। कौन सा संधि होता है? विसर्ग संधि। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया तरीके से देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है। ठीक है, चलिए सो अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के अंदर, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ रहा है, डाउट है आपको किसी टॉपिक के अंदर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करने वाले हैं सभी ग्रामर के टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक है संधि। ठीक है, सो संधि के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है आपको स्वर संधि, उसके बाद है व्यंजन संधि और है विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि आई होप सो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, मुझे तो क्लियर नहीं दिख रहा है, बट आप लोगों को जरूर से क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि मैं बहुत पास में हूँ बोर्ड के, इसीलिए मुझे ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाए रीडिंग के अंदर तो प्लीज जरा माफ कर देना मुझे। ठीक है, चलो सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले स्वर संधि। ठीक है, सो स्वर संधि के अंदर आप लोगों को क्या बोला हुआ है? दो स्वर के मेल से, दो स्वर के मेल से क्या होगा? दो स्वर के मेल से जो एक उत्पन्न हुआ शब्द है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर के मेल
मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, दया आनंद, क्या हो रहा है, दया प्लस आनंद क्या बन रहा है, दयानंद, क्या बन रहा है बच्चों, दयानंद, है ना। तो इसी तरह से आप लोगों को मल्टीपल शब्द दिए रहेंगे। यहां पर आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। अभी इन दोनों के मेल से क्या बन गया, धर्मार्थ, क्या बन गया बच्चों, धर्मार्थ, ठीक है। सो इसके जगह पे आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स आ सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स आ सकते हैं। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना, आप लोगों को समझेगा कैसे कि ये स्वर है या व्यंजन है या फिर विसर्ग है, वो मैं एंड में बता रही हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन वो स्वर, व्यंजन या स्वर के मेल से जो शब्द उत्पन्न होता है, या फिर व्यंजन और व्यंजन के मेल से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीक प्लस अंबर क्या हो गया, दिगंबर, क्या हो गया बच्चों, दिगंबर, ठीक है। दीक प्लस अंबर क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पर, दिगंबर। सत प्लस आचार क्या बन रहा है यहाँ पर, सदाचार, क्या बन रहा है, सदाचार। सत प्लस जन क्या बन रहा है, सज्जन, क्या बन रहा है, सज्जन, क्या बन रहा है बच्चों, सज्जन, ठीक है। सो ऐसे करके आप लोगों को डिफरेंट शब्द आ सकते हैं, ठीक है। चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन स्वर हो, या फिर वो व्यंजन हो सकता है, ठीक है। सो उन दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दीक प्लस अंबर क्या हो गया, दिगंबर, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। सत्य प्लस आचार क्या है, सदाचार, है ना। सो उसके साथ साथ लास्ट वाला देख लेते हैं और उसके बाद समझेंगे कि हमें तीनों में आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। चलो सो सबसे पहला है यहाँ पर विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है बच्चों, विसर्ग संधि के अंदर आप लोगों को विसर्ग मतलब कि ये जो कोलन वाला चिन्ह है, आपने कहीं ना कभी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ये कोलन को जरूर से बनाया होगा, हिंदी के अंदर जरूर से बनाया होगा, है ना। सो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर हम इसे कोलन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, विसर्ग मतलब कि ये कोलन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, मतलब ऐसा डबल डॉट आपको दिया हुआ है, इस डबल डॉट के बाजू में आपको कोई भी स्वर या फिर व्यंजन वाले कोई भी शब्द दिखाई देंगे, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, ऐसे शब्दों के अंदर जो मेल करने से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तप, यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, तप, और ये देख रहे हो आप लोग डबल डॉट, देख रहे हो डबल डॉट, ये जो डबल डॉट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, ठीक है। सो याद रखना आप लोगों को, तप डबल डॉट आ गया, बाजू में प्लस बल, कौन सा हो जाएगा ये, तपोबल, क्या हो जाएगा ये, तपोबल, क्या हो जाएगा बच्चों, तपोबल। उसके बाद नी दिया हुआ है और डबल डॉट, उसके बाद प्लस क्या हुआ है यहाँ पर, आशा, क्या हुआ, आशा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, निराशा, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, निराशा। उसके बाद मन डबल कोलन प्लस हर, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मनोहर, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मनोहर, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों को शब्दों के मेल से एक जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो चेंजेस दिखाई देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। और दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। अब याद रखना है बच्चों आप लोगों को कि जब भी आपको सिंपल शब्द दिख जाए, सिंपल शब्द दिख जाए, दो स्वर वाले सिंपल शब्द दिख जाए, तो आप इजीली समझेंगे कि ये कौन सा संधि होगा, ये स्वर संधि होगा। बट जब भी आपको शब्द के नीचे में, जब भी आपको सेकंड वाले शब्द के नीचे में यहां पर आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा, कैसा बच्चों, कोई शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दीक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को क शब्द के नीचे में ऐसे दिया हुआ है, मतलब कि इसे हम लोग र भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, आधा र भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सत, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर अगेन सत और इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। सो जब भी आपको इस तरह से शब्द के लास्ट वाले शब्द, मतलब ये दो शब्द रहेगा, दो शब्द में से जो सेकेंड वाला शब्द है उसके नीचे आप लोगों को इस तरह से लाइन खींचा हुआ दिखाई दे देगा, तो तुरंत समझ जाना है कि कौन सा संधि होगा, ये व्यंजन संधि है, ठीक है। फिर क्या समझना है आपको, डेफिनेटली ये व्यंजन संधि है, ठीक है। उसके बाद विसर्ग को कैसे समझेंगे बच्चों, जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए,
जो दो शब्द का मेल आप लोगों को दिया रहेगा उसके अंदर आप लोगों को क्या दिखाई दे देगा, कोलन दिखाई दे देगा। क्या दिखाई दे देगा, कोलन दिखाई देगा, डबल डॉट दिखाई दे देगा। ठीक है, डबल डॉट जैसे ही आप लोगों को दिखाई दे देगा क्या समझेंगे, कौन सा संधि है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विसर्ग संधि दो डॉट, ठीक है, स्वर व्यंजन संधि नीचे में एक डंडा, नीचे में एक डंडा। ठीक है, तो यहां पर इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि सेकंड वाला शब्द में नीचे में क्या रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसे हम लोग कह सकते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, और स्वर संधि के अंदर कुछ ना है, सिंपल मतलब स्वर संधि है ना, सिंपल है ना, इसी तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे आप सभी कि मैम बहुत अच्छे से समझा और 14 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेगा, ये भी मुझे कमेंट में जरूर से बताएंगे। ठीक है, चलो, और अगर डाउट रहेगा तो मुझे इंस्टा पर मैसेज भी जरूर से करिए। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। सेकंड हमारा ग्रामर है, कौन सा ग्रामर है सेकंड हमारा, वाक्यों के भेद, वाक्यों के भेद। और बच्चों ये भी बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर और डिटेल में देखना है और अच्छी तरह से आपको उस चीज को समझना है तो पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है 10th स्टैंडर्ड हिंदी, 10th स्टैंडर्ड हिंदी व्याकरण और राइटिंग स्किल का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। फटाफट से जाओ, JR ट्यूटोरियल सर्च करो, उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट दिखाई दे देगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और नीचे में अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में स्क्रॉल करने पर आप लोगों को दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बच्चों, स्क्रॉल करने पर आप लोगों को दिखाई देगा 10th हिंदी ग्रामर। ठीक है, ये इस पे आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को लाइन बाय लाइन आप लोगों को सारे ग्रामर के जितने भी टाइप्स होते हैं वो सारी चीजें आपको लाइन से मिल जाएगा। उसके अंदर आप बढ़िया तरीके से सारे टॉपिक को एकदम इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो कुछ भी डाउट हो तो वहां पर जरूर से जा सकते हैं और मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाक्य के भेद। व्हाट इज वाक्य के भेद, वाक्य के भेद क्या होते हैं। आप लोगों ने कभी कोई भी सेंटेंस बोला हुआ है, हम डिफरेंट सेंटेंसेस रोज के अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारे मल्टीपल सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसी चीजें हम लोग बोलते हैं, है ना। सो जब भी कोई भी सेंटेंस है तो वो सेंटेंस कौन से टाइप का है, ठीक है, उस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो वही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाक्य के भेद। ठीक है, सो वाक्य के दो भेद होते हैं, क्या होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। तो वाक्य के दो भेद कौन से हैं यहाँ पर, पहला तो रचना के आधार पर है, कौन सा है बच्चों, पहला आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बोला हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, यहाँ पर रचना के आधार पर है और यहाँ पर किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, पहला रचना के आधार पर, सेकेंड अर्थ के आधार पर। ठीक है, इतना याद करके रखना है आपको, कौन से आधार पर आ जाएगा, रचना के आधार पर, सेकेंड अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ लिया तो फटाफट से एकदम फर्राटेदार हिंदी में आंसर दे देना। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सो सरल वाक्य को समझेंगे सबसे पहले। सरल वाक्य, ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पर सरल वाक्य क्या, सरल वाक्य में क्या होता है, सिंपल एक सेंटेंस बोला हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस बोला हुआ है। तो क्या समझना है अपने को सिर्फ यही समझना है कि सिंपल सेंटेंस मतलब कि सरल वाक्य। ठीक है, समझा। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर देख लेते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, जिस वाक्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ चिल मारकर कोई एक क्रिया की जा रही है, कोई एक सिंपल सी चीज की जा रही है, मतलब कोई तो भी काम के बारे में बता रहे हैं या किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके रीजन को, उसके बहुत सारी अलग अलग चीजों को एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल एक सेंटेंस बोला हुआ है तो क्या समझेंगे, सरल वाक्य समझेंगे, है ना, एकदम इजीली चिल पिल मार के एकदम क्या समझेंगे हम, सरल वाक्य है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा मतलब कि जब सूरज
आ रहा था, सूरज एकदम पीक पॉइंट पे आ चुका था, तो क्या हो गया, कुहासा ढल गया, है ना, कुहासा जाने लग गया। सो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक सिंपल काम के बारे में बता रहे हैं, एक सिंपल क्रिया हो रही है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, है ना। जैसे आपके कुछ बुरे कमेंट को देखकर मेरा खिला हुआ चेहरा मुरझा जाता है, सो उसी तरह से खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और जैसे ही आप कुछ बहुत प्यारा सा कमेंट कर देते हैं तो मेरा जो मुरझाया हुआ चेहरा है वो खिल जाता है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। सो एक सिंपल क्रिया हो रही है, तो जब भी सेंटेंस के अंदर एक सिंपल क्रिया होगी तो क्या समझेंगे हम, क्या समझेंगे हम कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक है। साथ साथ में पढ़ना है। और कोई डाउट हो तो क्या करना है, क्या करना है, कुछ डाउट हो तो इंस्टा पर मैसेज करना है और कमेंट सेक्शन में भी बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाक्य इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ वाक्य इज मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है बच्चों यहाँ पर, मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, एक प्रधान, मतलब एक इंपॉर्टेंट है भाई, एक प्रधान वाक्य है और शेष आश्रित वाक्य है। जैसे आप अपने बाजू वाले पर आश्रित रहते हैं, है ना, भाई तूने ये याद किया है, मुझे भी बता दे, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं सेंटेंस, उसने पढ़ा होगा तो मैं भी क्या करूंगा, लिखूंगा, है ना। हम क्या है, पहले वाले पे डिपेंडेंट है भाई, है ना। सो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, पहला वाला प्रधान होगा, मतलब कि पहला वाला इंपॉर्टेंट होगा, और सेकंड वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, उस पर डिपेंडेंट होगा। जैसे अपन किस पर डिपेंडेंट है, अपने आगे वाले पे, है ना। सो उसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को कुछ शॉर्टकट वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स याद रखने हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, इन वर्ड्स को अगर आपने याद रख लिया तो आपको तुरंत समझ जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। जैसे जो, वह, जितना, उतना, मतलब जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा, है ना, जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा, जो पढ़ाई करेगा वह प्रथम आएगा, है ना। उसके बाद जितना उतना, जितना पढ़ाई करेगा उतना ही मार्क्स मिलेगा, है ना। यहाँ पर एक सेंटेंस बन गया, है ना। सो वैसी ही चीजें आप लोगों को सेंटेंस के अंदर दिखाई दे देगी, जितना, उतना, वो, वह, यह, वहाँ, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि, आदि, वैसे, जैसे, वैसे, ऐसे शब्द अगर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सेंटेंस के अंदर तो क्या समझेंगे, कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, जल्दी बोलो, कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल, जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा, जितना काम करेगा भाई उतना ही पैसा मिलेगा, जितना पढ़ाई करेगा उतना ही तुझे मार्क्स मिलेगा, है ना। सिंपल बात, ठीक है। जितना खाना खाएगा, है ना, उतना ही बाहर आएगा, है ना। सो ये सिंपल वाक्य है हमारा, है ना। सो वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों को क्या बोला हुआ है, सरिता को जैसे कहा गया उसने वैसे ही किया। सरिता को जैसे कहा गया वैसा ही किया उसने, है ना, उसने वैसा ही किया। तो जैसा वैसा ये आ गया सेंटेंस के अंदर, है ना। जितना, उतना, जैसा, वैसा, यदि, आदि, है ना, ऐसे शब्द अगर आप लोगों को दिखाई दे देंगे तो क्या समझेंगे, कौन सा वाक्य है, कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य बच्चों, संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त शब्द, जुड़े हुए शब्द, है ना। संयुक्त मतलब कि दो सेंटेंसेस को, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जब हम किसी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, मतलब दो और दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस से जुड़े होते हैं, सेंटेंसेस आपस में जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और वो जुड़े किससे होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द से। समुच्चय बोधक शब्द क्या है नहीं पता तो कुछ टेंशन नहीं लेना है, मैं जो शब्द बोल रही हूँ बस उतना याद रखना है और कुछ टेंशन नहीं लेना है। आज के दिन हमें भर भर के नहीं पढ़ना है, आज के दिन हमें इतना ही पढ़ना है जितने में हम 14 मार्क्स ले आए, ठीक है। 14 नहीं तो चलो 13, ठीक है,
उससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। सो उतना आपको लाना है, सो उतने के लाने के लिए बस इतना काफी है आप लोगों का। अगर इतना पढ़ लिया ना आपने तो डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है, मैं हूं ना, मिल जाएगा। ओके जैसे कि समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से बच्चों, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को, दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको और, परंतु, तथा, और, परंतु, तथा, आदि, फिर भी, किंतु, पर, तो, नहीं तो, लेकिन, ऐसे शब्द जैसे हम लोग जनरली अपने डेली शब्दों में यूज करते, डेली हम लोग जो बातें बोलते हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो ऐसे ही शब्द मीनाक्षी घूमने गई थी, ठीक है, मीनाक्षी घूमने गई, तथा राहुल भी घूमने गया, है ना। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो शब्द, दो सरल वाक्य जुड़े हुए हैं, किससे, तथा से, है ना। मीनाक्षी ने खाना खाया और सोनाक्षी ने भी खाना खाया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, और, भी, ऐसे शब्द, दो सरल शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस शब्द से जुड़े हुए हैं, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं, और, तथा, है ना, और, तथा, भी, के लिए, आदि, ऐसे शब्द किस क्या हम इसे, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द, ठीक है। सो संयुक्त वाक्य के अंदर याद रखना है कि कुछ ऐसे शब्द रहेंगे, दो सिंपल सेंटेंसेस एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, हेमंत ऋतु बीत गई, हेमंत ऋतु बीत गई भाई, तथा वर्षा ऋतु आ गई, हेमंत ऋतु बीत गई तथा वर्षा ऋतु आ गई, ठीक है। ये एक सेंटेंस हो गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई किया था, मैंने पढ़ाई किया था परंतु मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। मैंने पढ़ाई किया था परंतु सफल नहीं हो सका मतलब कि वो पास नहीं हो पाया, ठीक है। सो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस दिख रहे, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए तथा, और, परंतु, किंतु, ऐसे शब्द दिखाई दे रहे, ठीक है। सिंपल, समझा। चलो आगे बढ़ जाए। अब जैसे हमने रचना के आधार पर शब्दों को देखा, उसी तरह से हमें क्या देखना है, अर्थ के आधार पर शब्दों को देखना है, ठीक है। अर्थ के आधार पर क्या होता है बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद, 8 भेद, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, ठीक है। चलो सबसे पहला यहाँ पर क्या बताया हुआ है आप लोगों को, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य अगेन सिंपल, विधानार्थक वाक्य का मतलब क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। अब ये मत पूछना बच्चों कि मुझे मैम ये नहीं समझेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो सुन लो जरा। एग्जाम के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, वाक्य के भेद, ठीक है। पहला आपको क्वेश्चन ये आ जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखो, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा और उसके नीचे में सेंटेंस लिखा रहेगा, ठीक है। सेंटेंस लिखा रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो रचना के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगर उसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ऐसा आ गया, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखो, तो अर्थ के आधार पर लिखने बोला है ना, तो नीचे वाला जो सेंटेंस है उसको रीड करो और अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, तो 8 में से कोई भी एक रहेगा, वो चीज को आप आइडेंटिफाई करके उसके नीचे में लिख सकते हो, है ना। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये भी डाउट मैंने आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। चलो, और अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज मैसेज जरूर से कर लेना। एग्जाम के अंदर अगर तुमने पेपर के अंदर क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन का आंसर ग्रामर के अंदर या राइटिंग स्किल के अंदर छोड़ के आए तो तुमको मैं यही फेंक के मारूंगी, ठीक है। डाउट है तो पूछो, पर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। डेफिनेटली ग्रामर के क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलो क्या बोला हुआ है, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य का मतलब क्या होता है, सरल वाक्य, ठीक है। सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर कुछ तो भी चीजें हो रही है, ठीक है। एक सिंपल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप लोग एक सिंपल चीजों का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे एक सरल वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही हो, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जहां सर्दी अच्छी है, सॉरी यहाँ सर्दी अच्छी है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सर्दी अच्छी है, सिंपल सेंटेंस है
ना। राम जी अयोध्या में रहते थे, राम जी कहाँ पर रहते थे, अयोध्या में रहते थे, है ना। सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर कुछ और चीजें एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। तो जब भी सिंपल सेंटेंस होगा कौन सा वाक्य होगा, विधानार्थक वाक्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट इज निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य क्या होता है बच्चों, ऐसा वाक्य जिसके अंदर कोई भी ऐसा लग रहा हो आपको, फील हो रहा हो आपको कि ये चीज ना नहीं हो रही है, ठीक है। या फिर सेंटेंस के अंदर नहीं ये शब्द आ जाएगा, नो शब्द आ जाएगा, है ना। या फिर ये सेंटेंस नहीं हो रहा है, मतलब नेगेटिव वाला सेंटेंस अगर दिख गया तो क्या समझोगे, कौन सा वाक्य है, निषेधार्थक वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, यहाँ पर सिंपली आपको नहीं ये शब्द दे दिया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। किसान अपना ईमान नहीं बेचेगा, किसान अपना ईमान नहीं बेचेगा, है ना। सो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्या बता दिया, किसान अपना ईमान नहीं बेचेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको सेंटेंस के अंदर नहीं शब्द दिखाई दे दे, नो शब्द दिखाई दे दे, या फिर ऐसा फील हो कि यहाँ पर कोई तो भी नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या समझना है, कौन सा वाक्य होगा, कौन सा होगा, सिंपली निषेधार्थक वाक्य होगा। नेक्स्ट इज प्रश्नार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य है बच्चों, नेक्स्ट इज प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य क्या होता है बच्चों, जब भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, जब भी सेंटेंस के अंदर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, क्या समझेंगे, प्रश्नार्थक वाक्य। बहुत इजी है, मतलब मैं आपको बताऊं ना, इतना इजी, इतना इजी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना इजी है ये। अर्थ के आधार पर ज्यादा हो गया, चलो। सो अर्थ के आधार पर बहुत ज्यादा इजी है, रचना के आधार पर भी बहुत ज्यादा इजी है। रचना के आधार पर मैंने आपको एकदम सिंपली बता दिया है ना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सिंपल। उसके बाद इसके अंदर क्या था, सबसे पहले हम लोग विधानार्थक वाक्य देखे, सिंपल जानकारी मिल रही है, मतलब विधानार्थक वाक्य है, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंदर नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, है ना, कुछ भी नहीं वाला शब्द आ गया, क्या समझेंगे, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। तू कहाँ पर रहता है, तेरा नाम क्या है बता, कल तू घूमने आ रही है क्या, बोल, आ रहा है क्या, बोलो। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नार्थक वाक्य हो जाएगा, है ना, सिंपल। चलो आगे देख ले हम लोग, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य क्या है, जब भी सेंटेंस के अंदर कोई भी आज्ञा दी जा रही हो, ओए बोला ना पूरा मार्क्स लाना है पेपर के अंदर, ठीक है, मैं क्या दे रही हूँ तुमको, ऑर्डर, है ना, रिक्वेस्ट, प्रार्थना। प्लीज बच्चों, प्लीज पूरा पढ़ के जाना, प्लीज मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज पढ़ के जाना। मैं क्या कर रही हूँ, आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, है ना। सो जब भी सेंटेंस के अंदर कोई ऑर्डर दी जा रही हो, कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, या फिर कोई विश मांगी जा रही हो, हे भगवान मेरे प्यारे प्यारे पुक्कू 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 बच्चे लोगों का प्लीज एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, है ना। सो ऐसे चीजें अगर आप लोगों को सेंटेंस के अंदर दिखाई दे दे, जैसे भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो ऐसी चीजें अगर आप लोगों को दिखाई दे दे तो क्या समझोगे, कौन सा वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है। जब आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, जब आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी खाना हो, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, ठीक है, जल्दी पढ़ाई करो, तो यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर दे रही हूं मैं तुमको, ठीक है। उसके बाद सेकंड, यहाँ पर मुझे हर सप्ताह एक पत्र लिखना ही चाहिए, मुझे हर सप्ताह एक पत्र लिखना ही चाहिए भाई, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर दी जा रही हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई प्रार्थना की जा रही हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप ऑफ वाक्य इज इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, ठीक है। इच्छार्थक वाक्य के अंदर क्या बोला है बच्चों, जब वाक्य में इच्छा मतलब कोई बहुत खतरनाक आपकी इच्छा है कि यार मुझे ना बस 95 मिल जाए भाई, सबको प्रूफ कर दूंगा, जो जो बोलता है ना मेरे को पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, ये नालायक रहेगा एकदम, ये एकदम नालायक निकलेगा, उन सबको दिखाना है मुझे क्या कि मैं 95 ला सकता हूँ, ठीक है। सो ये क्या है, आपके मन की तीव्र इच्छा है, ठीक है, यार मुझे एक मस्त वाला आईफोन चाहिए, ठीक है, आईफोन 15 प्रो मैक्स या फिर 16 या फिर आपके तक 17 आ जाएगा, है ना। तो कोई बढ़िया चाहिए, आपकी क्या है, इच्छा है ये, है ना, कोई इच्छा हो, कोई कामना हो,
तो क्या समझेंगे आशीर्वाद हो, तो क्या समझेंगे आप कि कौन सा वाक्य है ये, इच्छार्थक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, ठीक है। आज्ञार्थक के अंदर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई प्रार्थना की जा रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, कोई इच्छा बताई जा रही है, कोई कामना बताई जा रही है, कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है। मेरे बच्चों हमेशा सलामत रहो तुम, है ना। मैं क्या बता रही, क्या दे रही हूँ आपको, आशीर्वाद दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। चलो यहाँ पर प्रभु आपकी कामना पूरी करे, प्रभु आपकी कामना पूरी करे। उसके बाद मुझे परीक्षा में प्रथम आना है, मुझे यार परीक्षा में प्रथम आना है भाई, पक्का आना है मुझे परीक्षा में प्रथम, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इच्छार्थक वाक्य कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज संदेहार्थक वाक्य। अब मुझे क्या है, मुझे है संदेह कि आप पूरा 14 मार्क्स लाएंगे कि नहीं लाएंगे, है ना। तो मुझे क्या है, संदेह है, मुझे शक है इस बात पे, ठीक है। मुझे प्रूफ चाहिए, जैसे ही एग्जाम देकर आओगे वैसे ही तुरंत मुझे इंस्टा पर मैसेज करोगे, ठीक है। स्टोरी में मेंशन करोगे, क्या बोलोगे, मैम एकदम पेपर को फाड़ के आए हैं, ठीक है। तब जाके मुझे मेरा जो शक है, मन में जो मेरे शक अटका हुआ है वो पूरा दूर हो जाएगा, ठीक है। चलो सो यहाँ पर क्या बताया हुआ है, जब भी संदेह या शंका हो, जब भी संदेह या शंका हो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। चलो ऐसा वाला शंका हो तो क्या समझोगे, कौन सा वाक्य है, संदेहार्थक वाक्य है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर तो शायद मेरी किताब में मिल जाए, उत्तर तो शायद मेरी किताब में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये क्या है, एक शंका है, शायद मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद श्योरिटी है क्या, नहीं श्योरिटी नहीं है। शायद गरीब भूख के कारण श्रम कर रहा है, शायद ये गरीब भूख के कारण श्रम कर रहा है, ठीक है। शायद ये बच्चा बेचारा 1 मार्क्स के लिए पढ़ रहा है, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये क्या है, क्या है ये, संदेह है ना। चलो अब संकेतवाचक, संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य क्या होता है, कोई चीज होने का संकेत मिल गया है, ठीक है। आपको कोई संकेत मिल गया, जैसे बादल कड़क रही है, ठीक है, बिजली कड़क रही है, बादल नहीं कड़कता, बिजली कड़क रही है, ठीक है। बिजली कड़क रही है तो क्या हो रहा है, हमें एक तरह से ना थोड़ा सा संदेह, संकेत मिल रहा है, हमें एक तरह से संकेत मिल रहा है। क्या संकेत मिल रहा है कि भाई बारिश तो हो सकती है ना, संकेत मिल रहा है, ठीक है। पूरे काले काले बादल दिख रहे हैं हमें, तो संकेत मिल रहा है हमें कि आ सकता है ना। सो यहाँ पर क्या हो, जब भी आपको किसी चीज का संकेत मिल रहा हो, ठीक है। जैसे मम्मी का खतरनाक वाला फेस देख रहे हो आप, खतरनाक वाला फेस देख रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, संकेत मिल रहा है कि अभी जाकर अगर मैंने थोड़ी सी भी इधर उधर मस्ती की, कुछ तो भी गड़बड़ किया, तो मम्मी क्या करेगी, झाड़ू नहीं तो चप्पल नहीं तो बेलन नहीं तो झांझ, पूरी तलने वाली लेके दब 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 दे देगी मुझे, है ना। जैसे मैंने आज ही मैं खा के आ रही हूँ, ठीक है, मस्त बढ़िया वाले करछुल से, दाल निकालने वाले से, मम्मी को और कुछ मिल नहीं रहा था तो वही लेके भगा भगा के मारी है मेरे को, बेचारी मासूम, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर मर गई, सॉरी अगर मर गई, हाँ क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगर मर गई गाय हमारी तो हम क्या करेंगे, अगर मर गई गाय हमारी तो हम क्या करेंगे, अगर गाय मर जाएगी हमारी तो हम क्या करेंगे, है ना। आपको एक संकेत मिल रहा है कि अगर हमारी गाय मर जाएंगी तो हम क्या करेंगे। उसके बाद अगर अच्छा काम करोगे, अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छपवाली धोती दूंगी, ओके, मोहर छपवाली धोती दूंगी, मतलब प्रिंटेड वाला, ठीक है। सो जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि अगर मस्त पूरा आप लोग 80 में से अगर आप लोगों का ओवरऑल 100 में से 95 मार्क्स लेके आओगे तो आप लोगों को एक आईफोन दूंगी, ठीक है। सो ये सुन के आप लोगों को क्या फील होगा, आप लोगों को एक संकेत मिल रहा है, पर ये संकेत गलत है, लेके आओगे तो भी मैं दे नहीं पाऊंगी, ठीक है, बाद में दूंगी, ठीक है। चलो सो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, एक तरह से
संकेत मिल रहा है, ठीक है। लास्ट क्या दिया हुआ है, 8 वाला लास्ट 8 टॉपिक क्या दिया हुआ है, विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य क्या होता है बच्चों, विस्मयार्थक वाक्य जब भी सेंटेंस के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई दे दे, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे दे, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे दे, तो क्या समझेंगे, विस्मयार्थक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य, मतलब विस्मयार्थक वाक्य, ठीक है। उसके साथ साथ छी, कितना गंदा आदमी है यार ये, है ना। सो ऐसी चीजें बोल दी, ऐसी चीजें जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं ना, छी, है ना, थोड़ा सा ब्रेक लगा रहे हैं हम, है ना, सेंटेंस को बोलने के लिए हम ब्रेक लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। शाबाश मेरे लाल, तूने आज बढ़िया काम किया, ठीक है, शाबाश बोल दिया हमने, है ना। तो शाबाश बोलते टाइम हमने क्या किया, थोड़ा सा ब्रेक लगाया, है ना। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन डालते हैं, और जब भी हमें सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे दे तो कौन सा समझेंगे, विस्मयार्थक क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, सॉरी विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। विस्मयार्थक वाक्य भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा फूल अपने रंग नहीं बेचेगा, फूल अपने रंग नहीं बेचेगा, ठीक है। वाह कितना सुंदर घर है, वाह कितना सुंदर घर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसको मैं पढ़ाने वाली नहीं हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये इतना सिंपल है, ये आप लोगों ने ना अपने 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा होगा, ठीक है। 5 साल से पढ़ रहे हो तो इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना। इसके अंदर क्या है बच्चों, शब्दों के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है। सो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है ना। सर्वनाम क्या होता है बच्चों, सर्वनाम जब भी किसी भी संज्ञा के जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं ना, प्रोनाउन, है ना। उसके बाद विशेषण, विशेषण मतलब किसी भी चीज की, किसी भी क्रिया की विशेषता के बारे में बता रहा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के अच्छाई के बारे में बता रहा होगा, किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं ना। तो संज्ञा के 5 भेद है, यहाँ पर संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी इंसान के बारे में बता रहा हो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक, किसी की जाति के बारे में बता रहा हो, ऐसा जाति मतलब किसी जैसे जानवरों की जाति होगी, पंक्षियों की जाति हो गई, इंसानों की जाति हो गई, ऐसे जातिवाचक, ठीक है। तो उसे हम लोग जातिवाचक। भाववाचक, भाववाचक मतलब कोई भावना के बारे में, रोना, हंसना, गाना, ठीक है, तो ये एक भावना बता रहा है। उसके बाद द्रव्यवाचक मतलब पानी के बारे में, सोना, चांदी, है ना, किसी भी इस तरह की चीजों के बारे में तो बताएंगे तो क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक, ठीक है। उसके बाद समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब भी कोई चीज आपको किसी समूह के अंदर दिखाई दे दे, गुच्छे के अंदर दिखाई दे दे, है ना, किसी चीज के समूह के बारे में बता रहा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। इसका डिटेल लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, नहीं समझ रहा है, बहुत एग्जाम्पल्स के साथ समझना है, सारे टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है, तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट के अंदर चेक करो, JR ट्यूटोरियल पर जाओ, JR ट्यूटोरियल से आपको प्लेलिस्ट का बटन दिखाई देगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे क्या दिखाई देगा, बहुत सारे अलग अलग प्लेलिस्ट दिखाई देंगे। स्क्रॉल करो और आप पहुंच जाएंगे 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट ग्रामर एंड राइटिंग स्किल सीरीज के अंदर पहुंच जाएंगे। उसके अंदर आप देखोगे तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीनों के अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण समझाया हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पर सर्वनाम, अगेन सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, यहाँ पर कुछ सर्वनाम के प्रकार दिए हुए। उसके बाद विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, कुछ तो भी क्वालिटी बताना, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, तो ये सारे विशेषण के प्रकार है। इसे आप लोग बढ़िया तरीके से वहां पर पढ़ लो, बहुत ज्यादा इजी है, इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 1 मार्क्स के टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज सहायककारी क्रिया। सहायककारी क्रिया को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सुना होगा ना, है ना, बड़े बड़े देशों में हम छोटी छोटी चीजें सुन चुके हैं, है ना। अपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। सहायककारी क्रिया जैसा कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हेल्प आ रहा है, सहायक आ रहा है, मतलब वो किसी सेंटेंस को, किसी स्पेशल क्रिया को हेल्प कर रहा है, ठीक है। अपने शब्द को देकर उसे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि वो एक सेंटेंस बढ़िया बना सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव, जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ
व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करता है। ठीक है, कोई भाव या कोई अर्थ बताने के लिए किसी मुख्य क्रिया की हेल्प कर रहा है। ठीक है, मुख्य क्रिया की हेल्प कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायककारी क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्रिया के विशेष भावों को दर्शाती है, और ये क्या करता है, क्रिया के विशेष भावों को दर्शाता है, मतलब उसकी फीलिंग को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मिट्टी में खेलने लगे, बच्चे मिट्टी में खेलने लगे। ठीक है, सो ये जो खेलने लगे, ये जो शब्द है, इसका मूल शब्द क्या होगा, खेलना, लगना, है ना। बच्चे मिट्टी में जाने लगे, जाने क्या हो गया इसका, जाना, है ना। जाने का जो मूल रूप है जाना, ये उसका मेन क्रिया है, जाना इसका क्रिया है, बट वो हेल्प कर रहा है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने अंदर उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया है ना। सो सहायककारी क्या कहेंगे हम लोग उसे, खेलने लगे। ठीक है, सो खेलने लगे, और उसका मूल रूप हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मूल रूप, खेलना, लगना। सिंपल। आपको बस लास्ट का जो शब्द है उस शब्द को पहचान, उस शब्द को क्या करना है, वो शब्द आपका क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है, सो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहायककारी क्रिया कहेंगे। लास्ट वाला जो शब्द रहेगा, खेलना हो गया, खेलने लगे, जाने लग गए, है ना, मिलने लगे, है ना, रोने लग गए, है ना, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रोने का रोना, है ना, लगे का लगना। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग को समझना है। सहायकारी क्रिया क्या है, इसमें खेलने लगे, सहायकारी खेलने लग गए, सहायकारी क्रिया हो गया, इसका मूल रूप क्या हो जाएगा, खेलना, लगना, खेलना कॉमा लगना हो गया। लक्ष्मी को बेच दो, लक्ष्मी को क्या कर दो, बेच दो। दो क्या है, दो क्या है, यहाँ पर सहायकारी क्रिया है, दो क्या है, सहायकारी क्रिया है, इसका मूल रूप क्या होगा, देना। दो का क्या हो जाता है, देना, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। 1 मार्क्स के लिए सहायकारी क्रिया, 1 मार्क्स के लिए प्रेरणार्थक क्रिया आएगा एग्जाम में। ठीक है, सो प्रेरणार्थक क्रिया कैसे समझेंगे, सबसे चिंदी है एकदम एकदम, मतलब क्या बताओ आपको, इतना इजी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप लोगों को बता दूं मैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, सो प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आपको एक मूल शब्द दिया रहेगा। ठीक है, एक शब्द दिया रहेगा, जैसे जीतना। ठीक है, जीतना एक शब्द दे दिया आपको। ठीक है, अब आपको क्या बोलेंगे, इसका प्रथम प्रेरणार्थक लिखो और इसका द्वितीय प्रेरणार्थक लिखो। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्या लिखोगे, जीतना। ठीक है, तो जीतना जो शब्द है, जीतने का आप क्या करोगे, जिताना, क्या करोगे, जिताना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या करोगे, जितवाना, क्या करोगे, जितवाना। अब याद रखना आप लोगों को, प्रथम प्रेरणार्थक के अंदर, ओके, प्रथम प्रेरणार्थक के अंदर आपको आ की मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा लगानी है बच्चों, आ की मात्रा, मतलब कि एक सिंपल डंडा लगा देना है। ठीक है, अब ये एक को समझो कि ये सिंपल एक डंडा लगाना है। ठीक है, जीतना, जिताना, जितवाना, है ना, आ की मात्रा है ये। और यहाँ पर आपको द्वितीय प्रेरणार्थक के अंदर क्या करना होता है बच्चों, वाना, वाना ये शब्द याद रखना है। ठीक है, वाना ये शब्द याद रखना, आपको द्वितीय प्रेरणार्थक के अंदर यही लगाना है। कैसे लगाओगे, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, खेलना, खिलाना, खिलवाना। ठीक है, जीतना, जिताना, जितवाना, उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, चलना, चलाना, चलवाना। ठीक है, आपको एग्जाम के अंदर ये शब्द दिया रहेगा, ये शब्द दिया रहेगा, ये शब्द दिया रहेगा, ये शब्द दिया रहेगा, कोई भी शब्द दिया रहेगा, और आपको क्या बोलेंगे बच्चों कि इसका प्रथम प्रेरणार्थक व द्वितीय प्रेरणार्थक लिखो। तो आप क्या करेंगे, प्रथम प्रेरणार्थक में आ की मात्रा लगा देंगे, अगर जीतना है तो जिताना, अगर द्वितीय प्रेरणार्थक लिखने बोला तो क्या लिखोगे, जितवाना। ठीक है, दोनों लिख के आ जाना, बहुत ज्यादा इजी है, मतलब क्या बताओ आपको, इतना इजी, इतना इजी, इतना इजी तो कोई और है ही नहीं। ठीक है, इतना ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अंदर आप और भी चीजें लिख सकते हैं, खेलना, खिलाना, खिलवाना, है ना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वर्ड्स आ जाएंगे, लिखना, लिखाना, लिखवाना, है ना, ऐसे ही सिंपली कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आ की मात्रा लगा दोगे, यहाँ पर वाना लिख दोगे, बस सिंपल, एकदम मस्त है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मुहावरे। मुहावरे क्या होता है बच्चों, मुहावरे आप सभी को पता है कि कुछ भी मुहावरा आ सकता है। ठीक है, जो मैं बताऊंगी वही आए ऐसा हो नहीं सकता। सो मुहावरे कुछ भी आएंगे, आपको क्या करना है, मुहावरे का अर्थ लिखना है और जाकर आपको क्या करना है, सेंटेंस में प्रयोग करना है। क्या करोगे, बस सिंपली सेंटेंस में प्रयोग करोगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको,
हाथ थामना, हाथ थामना मतलब कि सहारा देना। राहुल गरीबों का हाथ थामता है, मतलब कि जो राहुल नाम का लड़का है वो गरीबों की हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पर वो सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद आंखें खुल जाना, आंखें खुल जाना मतलब कि किसी के सामने सच्चाई बाहर आ जाना, ठीक है। तो सच्चाई का पता लग जाना, सच्चाई का पता लग जाना। मीनाक्षी को माँ ने देखा, मीनाक्षी को चोरी करते हुए माँ ने देखा और उनकी आंखें खुल गई, ठीक है। सो उस टाइम पर उन्हें सच्चाई का पता चल गया, है ना। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तैश में आना, तैश में आना क्या हो जाएगा यहाँ पर, जोश में आना, ठीक है। सो उसका आप सेंटेंस बना के दिखाओ मुझे। उसके बाद टांग अड़ाना, टांग अड़ाना मतलब कि किसी के काम में, कार्य में बाधा डालना, ठीक है। किसी के कार्य में बाधा डालना, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दूसरे को पढ़ाई करने नहीं देते हैं, है ना, दूसरे को कुछ अच्छा काम करने नहीं देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कार्य में बाधा डाल रहा है। क्या है, निजात पाना, निजात पाना इसका अर्थ क्या है, मुक्त होना, निजात पाना, मुक्त होना, किसी चीज से मुक्त हो रहा है कोई, है ना, निजात पा रहा है कोई, है ना। तो ऐसे आप लोग को कुछ भी मुहावरे आ सकता है, ठीक है। डेफिनेटली यही आएगा ऐसा नहीं है, कुछ भी मुहावरा आ सकता है, ठीक है। ये टॉपिक्स जरूर से आने वाले हैं। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण क्या होता है बच्चों, सेंटेंस के अंदर कुछ तो भी गलती रहेगी, आपको आइडेंटिफाई करके सेंटेंस को रीराइट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल These are some examples. First example is मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, या फिर मैं अपने देश को प्रेम करता हूँ, अपने आ जाएगा, मेरे के जगह अपने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर, मुझे तुम्हारे घर जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुम अपने घर जाओ, ठीक है। उसके बाद अपने क्रिकेट का, सॉरी, हमने क्रिकेट का मैच देखी, हमने क्रिकेट का मैच देखी, हमने क्रिकेट का मैच देखा, क्या होगा यहाँ पर, देखा। उसके बाद मैं अपने टांगों के ओर देखता हूँ, मैं अपने टांगों की ओर देखता हूँ, टांगों की ओर देखता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, की मात्रा आ जाएगी के की जगह, है ना। तो इस तरह से आपको सेंटेंस को रीड करोगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ तो भी गलती है, ठीक है। सो उस चीज को आप क्या करेंगे, सेकंड नीचे एरो करके आप उसे रीराइट करेंगे सही तरीके से, ठीक है। इस तरह से आपका वाक्य शुद्धिकरण आएगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज अवयव। अवयव, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि अवयव क्या होता है मैडम। अवयव के अंदर बेटा आपको कुछ भी चीज याद नहीं रखना है, बस एक ही चीज याद रखना है आपको। अवयव के अंदर आपको कोई भी शब्द आ जाएगा, ठीक है, कोई भी शब्द आ जाएगा, आपको बस उस शब्द का इस्तेमाल करना है एक सेंटेंस के अंदर। जैसे तुमने मुझे एक शब्द दे दिया, और ये शब्द दे दिया, अब मैं इसका कुछ भी सेंटेंस बना सकती हूँ, कुछ भी सेंटेंस बनाकर बस और शब्द को उस सेंटेंस के अंदर डाल देना है। जैसे क्या दे दिया आपने मेरे को शब्द, और दे दिया, ठीक है। मैं और मेरी एक दोस्त घूमने गए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस बना लिया, मैं और मेरी दोस्त घूमने गए, ठीक है। अब इसके जगह आपने मेरे को दे दिया कोई भी शब्द, तथा, ठीक है, तथा दे दिया, बल्कि दे दिया, इसीलिए दे दिया, किंतु दे दिया, कोई भी शब्द आ सकता है आपको, किंतु आ सकता है, इसीलिए, परंतु, यदि, बल्कि, ऐसे शब्द आ सकते हैं। बल्कि का कैसे बना लेंगे हम, मैं रोज पढ़ाई करता था, बल्कि मीनाक्षी तो पढ़ाई करती ही नहीं थी, ठीक है। मैं रोज पढ़ाई करती थी, बल्कि खेलना भी चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कुछ भी अलग अलग सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बस सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। इसीलिए शब्द का क्या करेंगे, मैं पढ़ाई नहीं करती थी, इसीलिए मैं फेल हो गई, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी शब्द आपको दे रहा है, अवयव, जो शब्द क्या रहेगा, अवयव रहेगा, उस शब्द को आपको क्या करना है, एक सेंटेंस के अंदर डाल देना है, ठीक है। सिंपल है, अवयव के अंदर और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, जब, तब, अभी, इधर, वहां, इधर, वहां, इधर, उधर, कब, क्यों, वहां, यहाँ, ठीक, और, अरे, तथा, परंतु, किंतु, इसीलिए, बल्कि, ऐसे कुछ भी शब्द आ सकते हैं, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल देखो, और मीरा ने खाना, क्या है यहाँ पर, खाना सूंघा, और फिर उसकी
और देखो यहाँ पर, और फिर उसकी ओर निराशा से देखने लगी। ठीक है, सो यहाँ पर मीरा ने खाना सूंघा और उसकी ओर निराशा से देखने लग गए। ठीक है, उसको खाने का स्मेल अच्छा नहीं आया होगा। ठीक है, 7 चारू क्या यहाँ पर, चारू पापा के साथ घूमने गए, चारू पापा के साथ घूमने गए, है ना। यहाँ पर अगेन आपको प्रेरणार्थक क्रिया दिया हुआ है। ये रहा आप लोगों का कारक। कारक क्या होता है बच्चों, कारक का ये जो शब्द है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। कारक का जो ये शब्द है ये आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे बच्चों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के को, रा रे री अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे अजी अहो। सिंपल, ये आपको एक गाने की तरह याद कर लो, रट्टा मार लो। अगर हो सके तो जितना हो सके उतना ट्राई करो कि इसे आप याद कर लो। इसे अगर आपने याद कर लिया तो ये शब्द आपको बस सेंटेंस के अंदर दिख जाए तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप लोग को सेंटेंस, कुछ भी सेंटेंस आप लोग को दिखाई दे दे तो उस सेंटेंस के अंदर से आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कौन सा कारक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस है, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, राहुल खेलने, राहुल जैसे ने शब्द, ठीक है, ने शब्द का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, मैं सोच रही हूँ। राहुल मीनाक्षी ने खेलना शुरू किया, राहुल मीनाक्षी ने खेलना शुरू किया। अब ने ये शब्द आ गया, ये ने शब्द आ गया तो ने शब्द आप लोग को तुरंत क्या करना पड़ेगा, आपको ने शब्द तुरंत से ध्यान में लाना पड़ेगा कि ये कौन सा कारक हो सकता है, ये कर्ता कारक हो सकता है। ठीक है, कौन सा कारक होगा बच्चों, कर्ता कारक होगा। ठीक है, कर्म कारक के लिए आपको को आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि को तो यहाँ पर भी है, को तो यहाँ पर भी है, को तो यहाँ पर भी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कर्म कारक में जो को आता है, मतलब कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कोई काम करने का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है, तो ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर को शब्द आ रहा है तो आप क्या समझेंगे, कौन सा कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, कर्म कारक है। पर उसी के जगह जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है, ऐसा वाला सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस के अंदर अगर को आ गया तो क्या समझोगे, क्या कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। ये चार्ट को ना आपको मैं ये कर सकती हूँ कि आप याद कैसे करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ऐसे करके आपको क्या करना पड़ेगा, राइम बनाकर याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, उसके बाद संबंध का को के, रा रे री में, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे अरे अजी अहो। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आराम से इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, ये आपको बेटा लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या कहते हैं हम, विराम चिन्ह को आपको सेंटेंस के अंदर पंक्चुएट करने के लिए आएगा, मतलब कि विराम चिन्ह लगाने के लिए आएगा। कैसे लगाएंगे, ये क्या है हमारा पूर्ण विराम। सेंटेंस, जब भी हिंदी का कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं, लास्ट में एक डंडा लगा देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पूर्ण विराम कहेंगे। जब भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क देखेंगे उसे आप लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वल्प विराम। क्या, सॉरी स्वल्प विराम ने क्या कहते हैं इसके अंदर, यस, विस्मयादि सूचक चिन्ह। ठीक है, विस्मयादि सूचक चिन्ह। ठीक है, मराठी का भी अभी पढ़ाया था ना, इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है, सो इसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर विस्मयादि सूचक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिख गया, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिख गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिख गया, क्या कहेंगे उसे, इखारा। मराठी के अंदर इखारा अवतरण चिन्ह कहते थे, बट इसके अंदर क्या कहेंगे, इखारा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इखारा उद्धरण चिन्ह, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल डैश वाला है तो उस डैश को क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। मराठी के अंदर भी योजक चिन्ह कहते हैं और हिंदी के अंदर भी योजक चिन्ह ही कहते हैं। ठीक है, जो आपको सेमी कोलन दिखाई दे, सेमी कोलन अर्धविराम है ना, सेमी कोलन अर्धविराम। ठीक है, कॉमा
क्या है, अल्प विराम, कॉमा अल्प विराम, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ शब्द है, ठीक है। अगर ब्रैकेट है तो क्या लिखोगे, कोष्टक, ठीक है, कोष्टक चिन्ह, ठीक है, कोष्टक चिन्ह। तो इस तरह से आप लोगों का ये विराम चिन्ह था। इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन जोड़ियां मिलाने के लिए भी आ सकता है। एक तरफ चिन्ह रहेगा, एक तरफ चिन्ह का नाम, जोड़ियां लगाओ, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। या फिर आपको चिन्ह बनाकर दिया रहेगा और आपको यहाँ पर चिन्ह का नाम लिखना रहेगा। या फिर आप लोग को ऐसा भी आ सकता है कि नाम दिया हुआ है, उस चिन्ह को आपको सामने ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। उसके अलावा ऐसे भी आ सकता है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस को आपको पंक्चुएट करने के लिए बोलेंगे, मतलब कि विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखो। तो आप क्या करेंगे, विराम चिन्ह लगाकर उसे दोबारा से लिखेंगे। कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर आता है, ध्यान से सुनो। जब भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, कोई भी सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो आप लोग को लास्ट में डेफिनेटली क्या लगाना है, लास्ट में आपको पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। अगर सेंटेंस के अंदर अच्छा, शाबाश, अरे, है ना, ऐसे शब्द दिखाई दे देंगे, तो ऐसे शब्द दिखाई देंगे तो उनके जस्ट बाजू में क्या लगाओगे आप, क्या लगाओगे आप, क्या बोल रहे थे हम लोग, ये मैं बार बार भूल जा रही हूँ, हाँ, क्या है ये, विस्मय सूचक चिन्ह, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या लगाएंगे आप, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, मतलब कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर नेम दिया रहेगा, सेंटेंस के अंदर कोई भी पर्टिकुलर इंसान का, किसी भी जगह का नाम दिया रहेगा, तो उसे सिंगल इन्वर्टेड या फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत सारे एक ही कैटेगरी का बहुत सारे नेम दिए रहेंगे, जैसे फ्रूट्स के नेम है तो मल्टीपल फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे कॉमा कॉमा से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, कॉमा 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 लगाकर, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग मल्टीपल चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो जितना पॉसिबल हो सका है उतना ज़्यादा मैंने उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग को बताने का ट्राई किया है, ठीक है। अब मुझे जल्दी जल्दी से इंस्टा पर मैसेज करना है कि मैम यस डेफिनेटली समझ गया है और कोई डाउट अब तो हमारा नहीं बचा है ग्रामर के अंदर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आपका आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप सो आप सभी को इस लेक्चर के बाद कुछ भी डाउट बचा नहीं होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कंप्लीट ग्रामर 14 मार्क्स आप लोगों का फिक्स हो जाता है इस लेक्चर के बाद। अगर आपने कहीं पे भी लेक्चर को स्किप किया है तो प्लीज सारे टॉपिक को देखो, क्योंकि सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं और से अगर आप पढ़ेंगे, तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आप लोग को सेपरेट देखना पड़ेगा। अगर आपने प्लेलिस्ट के अंदर भी देखा तो आपको सेपरेट सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, पर इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको सारा कुछ मिल गया है एक ही लेक्चर के अंदर, और वो भी बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले भर भर के लाइक करना है, फटाफट से लाइक जरूर से करना है। सारे दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। अपना भला करोगे आपका भी भला, दूसरों का भला करोगे आपका भी भला होगा, ठीक है। सो सारे दोस्तों को जरूर से शेयर करना है, ठीक है। और बहुत सारे अच्छे कमेंट जरूर से करना है, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। राइटिंग स्किल के लेक्चर के लिए एकदम रेडी रहना, ठीक है। चलो बाय बाय।